For latest physics course of class 12th, download our app. Link is in description box. तो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है और किस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? चार्ज की बात करेंगे। चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज नाम सुना होगा। क्या चीज़ होती है इलेक्ट्रिक चार्ज? अगर इसकी डेफिनेशन आपको पूछ ले तो क्या बताओगे? देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की वो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है या उसको सेंस करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी भी मटेरियल की वो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा या उसको सेंस करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आप अपने डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्ज के एग्जाम्पल देखते हो। आपने देखा होगा जब हम कंघे से बाल बनाते हैं तो बाल कंघे से अट्रैक्ट होते हैं, चिपकते हैं ना। कई बार सूखे अगर बाल हैं और आप कंघे से बाल बना रहे हो तो बाल कंघे से अट्रैक्ट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है। ठीक है, उनके बीच में क्या लगता है? बालों के बीच में और कंघे के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। पढ़ा था क्या? और इलेक्ट्रिक करंट हमेशा चार्ज के मूवमेंट की वजह से फ्लो होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कर सकता है? एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपने कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को प्लास्टिक स्केल से जरूर चिपकाया होगा। ऐसे प्लास्टिक स्केल को कपड़े से रब करके जब आप कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाते हो तो क्या देखते हो कि जो कागज़ के टुकड़े हैं वो स्केल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि थंडरस्टॉर्म के टाइम पे जो लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है। तो ये सारी की सारी जो फिनोमिना है, किसके इनके पीछे रीज़न क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो हम क्या डेफिनेशन बताएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की वो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा या उसको सेंस करेगा। समझ में आई? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप के होते हैं? तो हमने देखा कि नेचर के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमें दो टाइप के दिखाई देते हैं और दोनों टाइप के जो चार्ज हैं जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसका मतलब दोनों का नेचर क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट। क्योंकि दोनों टाइप के चार्ज जब कांटेक्ट में आएंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने का मतलब है जैसे पॉजिटिव वैल्यू में आप नेगेटिव वैल्यू ऐड करते हो, +5 में -5 ऐड करो, क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से एक टाइप का चार्ज दूसरे टाइप के चार्ज को क्या करता है? कैंसिल करता है। तो जो चार्ज है वो दो टाइप का होता है। एक टाइप का जो चार्ज है उसको हमने पॉजिटिव बोला, जो कि प्रोटॉन्स के ऊपर होता है। किस पे होगा ये? प्रोटॉन्स के ऊपर। और दूसरे टाइप का जो चार्ज है वो होता है नेगेटिव, जो कि होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज है उस टाइप के चार्ज को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव। हमने नाम दे रखा है। जैसे पॉजिटिव चार्ज कौन सा है? तो प्रोटॉन्स पे जिस टाइप का चार्ज होता है उसी को हम पॉजिटिव बोलते हैं और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसको हम नेगेटिव टाइप का बोलते हैं। अच्छा, इनको पॉजिटिव और नेगेटिव नाम देने का रीज़न क्या है? तो एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जैसे ये दोनों चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। मतलब इनका नेचर क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। तो जैसे पॉजिटिव वैल्यू में नेगेटिव वैल्यू ऐड करते हैं तो कैंसिल होती है, उसी तरीके से एक टाइप का चार्ज दूसरे टाइप के चार्ज को कैंसिल करता है। इसलिए हमने यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको नाम दिया पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि नेचर एक दूसरे के अपोजिट है। फिर कितने टाइप के चार्ज हैं? तो टाइप तो हमने देख ही लिए भी, दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? तो दोनों टाइप के जो चार्ज हैं अगर ये एक दूसरे के पास पास रखे जाएं, यानी अपोजिट टाइप के चार्ज अगर पास पास रखे जाएं तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि जो अपोजिट चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं, कौन से चार्ज? अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस के बीच में हमेशा हमको क्या देखने को मिलेगा? अट्रैक्शन। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज पास पास रखे जाएं, ये कौन से चार्ज हो गए? लाइक चार्जेस। लाइक मतलब एक जैसे। तो एक जैसे चार्जेस के बीच में हमेशा क्या देखने को मिलेगा? रिपल्शन। तो ये भी प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है
कि लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो अनलाइक चार्जेस है वो हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक चार्ज आने का रीज़न क्या होता है? क्या जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या नेचुरली जो ऑब्जेक्ट्स जो भी आप देखते हो अपने चारों तरफ, क्या वो ऑलरेडी चार्ज होते हैं या उनको चार्ज करना पड़ता है? तो नेचुरली हम देखते हैं कि जो मटेरियल्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, एटम से मिलके बने होते हैं, और जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। रीज़न, क्योंकि जैसे मान लो किसी भी एटम की बात करें तो एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ पे दो टाइप की चीज़ें होती हैं। इस सेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एक तो होते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है, तो ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ इनको मान लो ये क्या है, प्रोटॉन्स हैं, और जो बाकी के हैं ये क्या है, न्यूट्रॉन। तो दो टाइप की चीज़ें न्यूक्लियस में होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, दो टाइप की चीज़ें। सेंटर जो एटम होता है उसका सेंट्रल पार्ट दो टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनता है, कौन कौन से पार्टिकल हैं वो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो चक्कर लगाते रहेंगे। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन हैं जो इसके बाहर चक्कर लगा रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, नॉर्मली किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। और ये जो न्यूट्रॉन होते हैं इनका नाम न्यूट्रॉन इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। अब किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम होती है। ये चार्ज होता है E से हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख रहे हो तो माइनस सिंबल लगा के लिखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और अगर प्रोटॉन का चार्ज होता तो माइनस सिंबल नहीं आता, पॉजिटिव चार्ज होता। कूलाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट, ये ऐसा यूनिट होती है, इससे अपन मेजर करते हैं कि कितने कूलाम चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने की वजह से क्या होगा, दोनों का चार्ज आपस में कैंसिल। सपोज करो इसके अंदर 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं, 10 प्रोटॉन के ऊपर 10 चार्ज होगा, और 10 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना होगा, -10 तो टोटल चार्ज कितना होगा, 0। इसका मतलब नेट चार्ज कितना हुआ इसका, 0 होगा। तो एटम का जो नेट चार्ज है वो 0 होता है। ये जो एटम है इसका नेट चार्ज कितना होगा, 0। सिंपल एकदम। अच्छा, अगर नेट चार्ज 0 है तो फिर ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होगा, या एटम चार्ज कैसे होगा। तो यहाँ से अगर मैं इस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दूँ या इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दूँ, तो फिर ये जो एटम होगा इसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। सपोज करो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं अपन, तो इलेक्ट्रॉन अगर कम होंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे के, इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दी और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से निकल गया। देखो, जब भी आप किसी भी एटम के रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है उससे, और स्पीड बढ़ने से क्या होगा, वो अपनी ऑर्बिट से दूर चला जाएगा। अपनी ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के आसपास वो चक्कर लगा रहा था वहाँ से वो दूर चला गया, तो हम क्या बोलेंगे कि वो एटम से निकल गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका एक अलग नाम भी होता है, इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन सा, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अट्रैक्टिव फोर्स से वो दूर चला गया, वो फ्री हो गया उससे, इसलिए इसका क्या नाम रखा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, मान लो इसके अंदर 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो प्रोटॉन तो अभी भी 10 है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, +10e। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 9, और 9 इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा, -9 इंटू ई। ठीक है, पहले ये दोनों चार्ज परफेक्टली कैंसिल हो रहे थे, लेकिन अब परफेक्टली कैंसिल होंगे क्या, नहीं। अब जो नेट चार्ज बचेगा वो कितना बचेगा, +e। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो उस पर हमेशा कौन सा टाइप का चार्ज आएगा, पॉजिटिव टाइप का चार्ज आएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना चार्ज बढ़ता जाएगा। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें से अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो +3e चार्ज होगा उसके ऊपर। ये बात क्लियर, एकदम सिंपल सी चीज़ है। देखो, इसी तरीके से अगर इसका उल्टा होता, मान लो इसके अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन इंटर करवा देता, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंटर कर गया एटम के अंदर, मतलब पहले 10 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन और आके उसके अराउंड चक्कर लगाने लग गया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11।
तो प्लस 10e ये प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज होगा, लेकिन क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया इसलिए उसके ऊपर चार्ज होगा, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होगा -11e। टोटल चार्ज कितना बना? -e। क्या समझ में आया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, कोई भी एटम या कोई भी मटेरियल, भी मटेरियल एटम से मिलकर बनता है, तो एटम लूज करे इलेक्ट्रॉन्स को या मटेरियल लूज करे, एक ही बात है। अगर कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, अगर किसी भी मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन माइनस होगा तो उस पर कौन से टाइप का चार्ज आएगा? पॉजिटिव टाइप का चार्ज आएगा। बात समझ में आई क्या? और उसके मास पे क्या फर्क पड़ेगा? तो पहले अगर इसका मास m0 था और अब इसका मास हो गया m, तो इस मटेरियल में से कुछ बाहर जा रहा है, कुछ निकल रहा है, इसमें से कुछ कम हो रहा है, तो इसका मास भी क्या होगा? कम होगा। सिंपल सी बात है। तो इसके मास पे क्या फर्क पड़ेगा? मास पहले की कंपैरिजन में, जैसे पहले m0 मास था तो वो पहले की कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी m0 ज़्यादा होगा और m कम होगा। इसका उल्टा होता तो अगर कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मान लो किसी भी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन इंटर कर गए, तो अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, पहले मास था m0, तो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से मास क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है मटेरियल। इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा उतना मास बढ़ता जाएगा। और चार्ज कौन सा आएगा इसके ऊपर? नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और उसका मास क्या होगा? पहले की कंपेरिजन में इंक्रीज हो जाएगा, यानी m इज ग्रेटर देन m0। ये इतनी बातें समझ में आई क्या? ये कुछ बेसिक बातें थी इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ लो, है ना? सिंपल सिंपल चीज़ें, आई थिंक ये पहले से भी आपको पता होगा, कोई नई चीज़ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है वो याद रखना है, क्योंकि कैलकुलेशंस में हम यूज़ करेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताओ? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद करना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद होना चाहिए। ये न्यूमेरिकल्स में हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली हमको ये समझ में आया कि अगर कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलते हैं, या कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव टाइप का चार्ज आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा कोई भी मटेरियल तो उसके ऊपर नेगेटिव टाइप का चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक चार्ज का पता लगाना है तो उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है ये? तो इसके अंदर एक ग्लास का जार टाइप होता है। ये जार मतलब एक बोतल टाइप आप मान सकते हो। ये इस टाइप का एक बोतल रहेगा और इसके अंदर क्या होता है कि एक मेटल का वायर होता है, जिसका ऊपर वाला सिरा थोड़ा सा ऐसे बड़ा करने के लिए हमने एक मेटल का स्फेयर उससे कनेक्ट कर दिया है। ये एक मेटल का वायर है और इसको फोल्ड कर दिया है नीचे वाले सिरे को, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, गोल्ड की बनी हुई दो पतली पतली लीव्स इसके ऊपर लटका देते हैं। पतली पतली जैसे पत्तियाँ जो होती है ना, लीव्स, उस टाइप से हम दो लीव्स इसके ऊपर गोल्ड की यहाँ पे लटका देंगे। बिल्कुल हल्की हल्की ये लीव्स होती है। अच्छा, गोल्ड क्यों यूज़ किया? तो गोल्ड को जब हम पतला करते हैं तो वो टूटता नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अगर कोई दूसरा मेटल हम यूज़ करते हैं जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, तो इतना पतला करने पे वो टूट सकता था। ये बिल्कुल पतली पन्नी होती है, एकदम बिल्कुल पतली सी एक लीफ होती है। कितनी पतली? जैसे मिठाइयों के ऊपर आपने देखा होगा ना, जो वर्क लगा होता है चांदी का, तो उतनी पतली होती है। तो वो तो टूट जाता है। सिल्वर क्या है, थोड़ा कमज़ोर होता है तो वो टूट जाता है, लेकिन गोल्ड इसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ का होता है तो वो टूटता नहीं है ईजिली। अब क्या होगा कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका पता कैसे लगाएगा? तो देखो, जो मेटल्स होती हैं, ये जो वायर हमने यूज़ किया है किसका बना है? मेटल का। और ये गोल्ड भी क्या होता है? मेटल ही होता है। तो मेटल्स की एक खास बात होती है कि इनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से वाले होते हैं? जो एटम के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बाहर निकल जाते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे ही इनको इतनी एनर्जी मिल जाती है हीट की फॉर्म में कि ये एटम के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बाहर निकल जाते हैं और मटेरियल के अंदर घूमते रहते हैं। तो उनको क्या बोलेंगे हम? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस वायर के अंदर, मेटल वायर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। इस गोल्ड लीफ के अंदर भी, इनके अंदर भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे।
अब वो रैंडमली घूम रहे हैं, कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, ऐसे ही, क्योंकि जब तक कोई स्पेशल उनके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा वो रैंडमली उस एटम के मतलब उस मटेरियल के अंदर फ्रीली घूमते रहेंगे। अब जिस ऑब्जेक्ट पे आपको चार्ज का पता लगाना है हम उसको इसके पास में लेके आएंगे। जैसे मान लो मेरे पास में एक पॉजिटिवली चार्ज रोड है, इस रोड को मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर रखा है, मतलब इससे मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हैं, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैं इसको इसके पास में लेके आऊँगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, रोड के अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, वो ऊपर वाले सिरे के ऊपर आके इकट्ठा हो जाएंगे। तो इस रोड के ऊपर वाले सिरे पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो रोड का जो ऊपर वाला सिरा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब जिन एटम से ये इलेक्ट्रॉन निकल के आए हैं उन एटम्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। भी किसी भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो उस एटम पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस मेटल वायर के अंदर बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज एटम्स भी है। अब वो जो एटम्स हैं उन पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, रिपेल होगा, और रिपेल होगा तो एकदम दूर वाले सिरे पे चला जाएगा। दूर वाला सिरा कौन सा है, इन लीव्स के ऊपर एकदम नीचे चला जाएगा रिपेल होके। तो इन लीव्स के ऊपर कौन सा टाइप का चार्ज आएगा, पॉजिटिव टाइप का चार्ज आएगा। और हमने क्या पढ़ा था कि जो लाइक चार्जेज है वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो दोनों लीव्स के ऊपर कौन सा टाइप का चार्ज आ गया, एक ही टाइप का चार्ज आ गया, और इस चार्ज की वजह से ये दोनों लीव्स क्या होती हैं, एक दूसरे से रिपेल होती है, एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई पॉजिटिवली चार्ज रोड इसके पास में लेके आओगे तो ये लीव्स ऐसे रिपेल होंगी। अच्छा, अगर नेगेटिवली चार्ज रोड इसके पास में लेके आता तो क्या होता, देखो अगर मैं नेगेटिवली चार्ज रोड इसके पास में लेके आता तो ये जो नेगेटिव चार्ज ऊपर इकट्ठा हुआ है ये यहाँ की बजाय कहाँ पे चला जाता है, नीचे। क्यों, क्योंकि वो रिपेल होता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता है, इससे रिपेल होता। अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इस पर, और वो एकदम नीचे वाले सिरे पे चला जाता, ऊपर वाले सिरे पे कौन सा चार्ज आता है इस पर, पॉजिटिव। अगर नीचे वाले सिरे पे नेगेटिव चार्ज आता तो दोनों लीव्स के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है एक दूसरे को, और रिपेल करता तो मतलब ये लीव्स अभी भी एक दूसरे से दूर जाती है, मतलब ये डाइवर्जी होती। अगर कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट इस इंस्ट्रूमेंट के पास में लेके आओगे तो ये हमेशा लीव्स क्या होंगे, डाइवर्ज होंगी। मतलब इससे हमको ये नहीं पता चलेगा कि कौन से टाइप का चार्ज इस ऑब्जेक्ट पे है, लेकिन ये जरूर पता चलेगा कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, टाइप का नहीं पता चलता इससे। इसकी लिमिटेशन क्या बता सकते हो, किस इंस्ट्रूमेंट से कौन से टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये नहीं पता चलता। कम ज़्यादा का भी पता चल जाएगा कि चार्ज ज़्यादा है या कम है, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज होगा इस रोड के ऊपर ये लीव्स उतने ही ज़्यादा रिपेल होंगी, क्योंकि उतने ज़्यादा चार्ज को ये इधर से रिपेल करके नीचे ट्रांसफ़र करेंगे, और जितना ज़्यादा चार्ज इन लीव्स के ऊपर होगा ये एक दूसरे को उतना ही ज़्यादा क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। ठीक है, ये है समझ में। तो ये तो इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हुआ। ये आपको नाम याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट से हम ये पता लगाते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखो कि जो मेटल्स होती हैं जैसे मैंने बताया उनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि उनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। तो जो जब भी आप किसी भी मेटल बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हो, मतलब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकालते हो या फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल देते हो, तो उस पर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, जो एक्सेस चार्ज होगा वो हमेशा कंडक्टर या मेटल बॉडी की सरफेस के ऊपर रहेगा। इसका रीज़न क्या है भाई, हमने क्या पढ़ा था, लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मान लो इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया आपने, ये क्या है, कंडक्टर या मेटल। कंडक्टर का मतलब ऐसा मटेरियल जिसके अंदर चार्ज कंडक्ट कर सकता हो, फ्लो हो सकता हो, मूव कर सकता हो, जैसे मेटल्स होती है। ठीक है, तो अगर मैंने इसको चार्ज किया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को, रिपेल करेगा तो वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा। तो वो मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है इस कंडक्टर के लिए, इसकी सरफेस तक जा सकता है, सरफेस से बाहर तो अपने आप निकलेगा नहीं। तो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी मेटल बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज करोगे या कंडक्टर को चार्ज करोगे तो एक्सेस चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज हमेशा उसकी आउटर सरफेस पे चला जाएगा, ये हमको याद रखना है। तो कुछ एक कंक्लूजन टाइप में आपको एक समरी टाइप बता रहा हूँ अभी कि चार्ज के रेस्ट में रहने से या मोशन में रहने से कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो वो आपको याद रखना है। ये कई बार 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। जैसे आपको पूछा गया कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जो रेस्ट कंडीशन में है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है कोई क्यू, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, तो वो रेस्ट कंडीशन में रुका हुआ है एक ही जगह पे,
तो वो कौन कौन से इफेक्ट अपने चारों तरफ प्रोड्यूस कर सकता है। तो देखो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट कंडीशन में होगा तो वो अपने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। यानी कि रेस्ट में जो चार्ज होता है वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, कैसे मूव कर रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो दो तरीके से मूव कर सकता है, एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है और एक वेरिएबल वेलोसिटी से, कभी स्पीड बढ़ रही है कभी कम हो रही है, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है मतलब एक चार्ज एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बिना मुड़े सीधा और एक कांस्टेंट स्पीड से चलता जा रहा है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चार्ज मूव करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, भाई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा अपने चारों तरफ, प्लस ये एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है बी, ठीक है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एक वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, वेलोसिटी इज, अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट लिखना चाहिए था हमको, वेलोसिटी इज जीरो नहीं है लेकिन कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल है, तो इसको ये वाला सिंबल समझते हो ना, अगर इक्वल होता तो ये इक्वल का सिंबल आता और क्रॉस कर दिया इसको काट दिया, इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल। तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब ये होगा। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्योंकि इस पार्टिकल के ऊपर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है, चाहे वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो लेकिन मूव तो कर रहा है। अगर मूव करेगा तो ये करंट भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन क्योंकि वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, ये एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल। इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, वेरिएबल होगा, चेंज होने वाला होगा, ठीक है। अच्छा जहाँ भी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होता है या वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे एक टाइप की वेव्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे पानी है, तालाब में पानी भरा हुआ है और एकदम शांत पानी है, मतलब उसमें कोई भी वेव नहीं है, लेकिन जैसे आप उसमें पत्थर डालोगे तो आपने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं कोई ऊपर कोई नीचे इस तरीके से अप डाउन मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे और उसकी वजह से क्या होगा, वेव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। देखा होगा ना आपने, जहाँ पे पत्थर डालते हैं तो वहाँ पे वो एक सर्कल सा ऐसे बढ़ता जाता है और साइड से देखोगे तो ऐसे वेव्स आपको चलते हुए दिखेंगी। तो वो वेव्स क्यों प्रोड्यूस हुई, क्योंकि आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, चेंज किया आपने, कांस्टेंट लेवल पे पानी था उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया। उसी तरीके से अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते हैं, कोई भी चेंज हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो या मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पे एक टाइप की वेव्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं और उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नाम याद रखना है, जैसे लाइट, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये गामा रेज और बहुत सारी रेज होती है, माइक्रोवेव्स, ये सब क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो ये कब प्रोड्यूस होती हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो इसको डिटेल में स्टडी करेंगे हम, ये वाली जो है ना चीज़, इसका पूरा एक चैप्टर है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम से, बाद में आप पढ़ोगे इसको, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने लिखी ना बोर्ड पे, ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है, अलग अलग चैप्टर्स में ये चीज़ें हम स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। एक बात और याद रखो कि जब हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, तो ये जैसे कंडक्टर है, तो अगर इसकी शेप यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब चारों तरफ से देखने पे एक जैसा ही दिखाई दे रहा है, हो सकता है मेटल का एक स्फेयर हो या हो सकता है कोई मेटल की शीट हो, तो अगर स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म है तो जो चार्ज हम इस प्लेट को या इस स्फेयर को देंगे वो इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये कोई मेटल का स्फेयर है तो इसको जब भी चार्ज करोगे तो इसकी पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोई मेटल की शीट है, इसको जब चार्ज करोगे तो इसकी पूरी सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म शेप का होता, ऐसा होता, मान लो यहाँ पे पॉइंटेड है, नुकीला है, यहाँ से फ्लैट है, यहाँ पे थोड़ा राउंड है, तो आपको याद रखना है कि जहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी वहाँ पे चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे चार्ज ज़्यादा इकट्ठा होगा। ये जो सिरा है यहाँ पे पॉइंटेड एंड है, अगर यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर देखी जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है इस पॉइंट पे एक छोटा सा सरफेस को टच करता हुआ स्फेयर ड्रॉ करो, तो उसकी जो रेडियस होगी उसी को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
यहाँ पे अगर मैं सरफेस को टच करता हुआ एक स्फीयर ड्रॉ करूँगा तो इसकी रेडियस क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा है, इसकी कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा। तो रूल ये है कि जो चार्ज की डेंसिटी होती है जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो पॉइंटेड एंड होंगे वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम, तो वहाँ पे चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, वहाँ पे ज़्यादा चार्ज इकट्ठा होगा। जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहाँ पे चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बात समझ में आई क्या? इसका कॉन्सेप्ट हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि जब भी आप किसी भी नॉन यूनिफॉर्म शेप के कंडक्टर को चार्ज करते हो तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी पॉइंट पे कम है तो वहाँ पे चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी। इस पे क्वेश्चन किस टाइप का मिलेगा, आपको ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट दे देंगे, ठीक है। अब ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, और ये कोई पॉइंट है मान लो सी। अब आपको पूछा जाएगा कि बताओ कि कौन से पॉइंट के ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन से पॉइंट पे ज़्यादा होगी। तो सबसे पॉइंटेड एंड कौन सा है, ए, फिर कौन सा है बी, और उसके बाद में ये थोड़ा फ्लेट हो गया तो ये सबसे कम पॉइंटेड है, मतलब सिग्मा ए सबसे ज़्यादा होगा, सिग्मा बी उससे कम होगा, और सिग्मा सी क्या होगा, सबसे कम। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसी टाइप का न्यूमेरिकल इस पर कोई ना कोई, न्यूमेरिकल क्या मतलब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इतनी बातें क्लियर है सबको, यहाँ तक कोई भी डाउट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो आप कई बार एक वर्ड यूज़ करोगे इस चैप्टर में, पॉइंट चार्ज, नाम से ही पता चल रहा है इसमें। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज एक पॉइंट पे कंसिडर कर ले तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर चार्ज है, सारा का सारा चार्ज उसके सेंटर पे मान लिया, तो अब वो क्या बन गया, एक पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट बन गया। पॉइंट चार्ज का मतलब है अब आपको उसकी शेप और साइज से कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, 11th क्लास में मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, एक ब्लॉक है उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो उस ब्लॉक के अंदर एक पॉइंट ले लेते हैं हम और उस पर फोर्स को दिखाते हैं कि इधर फोर्स लग रहा है, तो वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होता है पॉइंट मास। आपने उस ऑब्जेक्ट का टोटल मास उस पॉइंट पे कंसिडर कर लिया। उसी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज अगर एक पॉइंट पे कंसिडर कर लिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज, सिंपल, ठीक है। इसके बाद में देखो जो मटेरियल्स होते हैं नेचर के अंदर, हम उनको 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बेसिक बातें चल रही है, मैं फटाफट इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो जो मटेरियल्स है नेचर के अंदर उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज में? पहली जो कैटेगरी है वो है कंडक्टर्स। कौन सी कैटेगरी है, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में कौन आते हैं, ऐसे मटेरियल जिनके अंदर चार्ज फ्लो होता है, जैसे जितनी भी मेटल्स हैं, है ना, एग्जांपल देख लो, मेटल्स, जितनी भी मेटल्स है सब, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सब, तो मेटल्स क्या आती है, कंडक्टर्स में आती है। या ह्यूमन बॉडी, अपनी जो बॉडी होती है ना वो भी कंडक्टर होती है, करंट लगता है ना अपन को, है ना, तो इसका मतलब अपनी बॉडी कंडक्टर है, तभी तो चार्ज फ्लो होता है। अगर अपन इंसुलेटर होते तो चार्ज फ्लो ही नहीं होता, करंट नहीं लगता हमको, तो ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा अर्थ, अर्थ भी कंडक्टर होती है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें चार्ज फ्लो कर जाए वो मटेरियल कौन सा है, कंडक्टर। दूसरी जो कैटेगरी है वो है इंसुलेटर। कौन सा है, इंसुलेटर। अब ये इंसुलेटर्स कौन से होते हैं, जिनमें चार्ज फ्लो नहीं होता। जैसे ये डस्टर है, अब इसको आप एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इंसुलेटिंग मटेरियल। ये चौक, ये प्लास्टिक का होल्डर, या वुड, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, इनमें करंट फ्लो नहीं होता। रबर, ये सब क्या है, इंसुलेटर। ग्लास भी आ गया इसके अंदर। और तीसरी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनमें करंट फ्लो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों प्रॉपर्टी हैं इसमें। वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कितने टेम्परेचर पे हमने इसको रखा हुआ है या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अक्रॉस हमने अप्लाई किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मटेरियल डिसाइड करेगा कि उसको करंट फ्लो करना है या नहीं करना है। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, ये जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं ना उनमें करंट फ्लो हो भी सकता है, नहीं भी। वो डिपेंड करेगा कि कितना वोल्टेज या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इनके अक्रॉस अप्लाई कर रखा है और कितने टेम्परेचर पे इनको रखा हुआ है। इनके बारे में डिटेल में आप स्टडी करोगे जब आप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो लास्ट आपकी चैप्टर आएगा एक मॉडर्न फिजिक्स में, उसको स्टडी करोगे। तो अभी तो वैसे याद रखो ये 3 कैटेगरी होती है, चार्ज के अकॉर्डिंग ही डिवाइड कर रहे हैं। जिसमें चार्ज फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर,
जिसमें नहीं होता उसको इंसुलेटर, और जिसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता वो सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कैटेगरी बना दी। चलो इसके बाद में आगे स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो देखो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, मतलब जब भी आप चार्ज को ऐड करोगे या कोई भी कैलकुलेशन वगैरह करोगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उनको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोला जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार लगा लेना इस पर। क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो पहली प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये है कि जब आप चार्ज को ऐड करोगे तो उसको कैसे ऐड करना है। तो देखो चार्ज क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। चार्ज इज स्केलर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हम सिंपल एडिशन करते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर यहाँ पे 2 कूलाम चार्ज है, यहाँ पे -3 कूलाम चार्ज है, यहाँ पे 5 कूलाम चार्ज है। टोटल चार्ज कितना होगा, तो क्या करना होगा, टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए 2 - 3 सिंबल के साथ में ऐड करना है। नेचर तो होता ही है, स्केलर भले ही हो लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का है ना, इसलिए टोटल चार्ज कितना होगा 5, और ये 2 ये ऐड होगा, ये माइनस होगा, तो 4 हुआ क्या, तो 4 कूलाम, ये हो गया टोटल चार्ज। तो आपने क्या किया, आपने विद सिंबल ऐड कर लिया, सिंपल एडिशन करना है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सी प्रॉपर्टी है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है कि चार्ज को ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, चार्ज को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो गया या नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज कब आया होगा, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, और नेगेटिव चार्ज कब आया, जब उसमें इलेक्ट्रॉन आए होंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आपको दिखा, क्या चार्ज प्रोड्यूस हुआ, गया उसमें पॉजिटिव टाइप की कोई चीज़ प्रोड्यूस हो गई क्या, प्रोड्यूस मतलब बन गई क्या, कोई नई चीज़ बनी क्या उसमें, नहीं। बस इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से पॉजिटिव चार्ज, आपको इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी की वजह से आपको पॉजिटिव चार्ज उस ऑब्जेक्ट पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आपको दिखेगा, लेकिन वहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज बना नहीं है, नया नहीं बना है, कुछ इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गए उसमें, तो इलेक्ट्रॉन नए पैदा नहीं हो रहे हैं, नया चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो चार्ज कभी भी प्रोड्यूस नहीं होता और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। एक और एग्जांपल से इसको समझ लो, जैसे मान लो कि जब आप किसी भी प्लास्टिक की रोड को नायलॉन से रब करते हो या ग्लास को सिल्क से रब करते हो, कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको रब करोगे तो आपस में उनके ऊपर चार्ज आएगा। जैसे प्लास्टिक का स्केल है, उसको नायलॉन से अगर रगड़ोगे तो, जैसे स्वेटर वगैरह नहीं होती क्या, इस टाइप के कपड़े से जब आप रगड़ोगे प्लास्टिक को तो उन पे चार्ज आएगा। ग्लास को अगर रगड़ना है तो ग्लास को नायलॉन से नहीं रब किया जाता है, ग्लास को रब किया जाता है सिल्क से। वो कुछ कॉम्बिनेशन है, उन्हीं को रब करोगे तभी उन पे चार्ज आएगा। ऐसे नहीं कि किसी भी चीज़ को रगड़ने लगे हो चार्ज आएगा भी, ऐसा नहीं। ये क्या है, मान लो ये ग्लास है तो इसके साथ किसका कॉम्बिनेशन बनेगा, सिल्क का कॉम्बिनेशन बनेगा। अच्छा, शुरुआत में इन पे कोई चार्ज नहीं है तो Q1 0, Q2 भी कितना 0। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में रब किया, रगड़ा आपस में, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास की सरफेस से निकल के सिल्क पे चले जाते हैं। रब करने की वजह से उनको फ्रिक्शन की फॉर्म में कुछ एनर्जी मिलती है और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ग्लास से निकल के सिल्क पे, यहाँ से यहाँ चले गए। मान लो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, पहले चार्ज कितना था इन दोनों का मिला के 0, 0 + 0 0। 5 इलेक्ट्रॉन जब इधर ट्रांसफर होंगे तो इस पर चार्ज आएगा +5e, इस पर कितना आएगा -5e। टोटल चार्ज कितना 0। क्या सिस्टम का टोटल चार्ज उतना का उतना है, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज आपको दिखेगा ट्रांसफर होने के बाद, यहाँ पे नेगेटिव भी दिखेगा, लेकिन क्या नया चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखाई देते हैं, लेकिन कोई नया चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता कभी भी। मतलब हमेशा जब भी आपको इक्वेशन, जैसे केमिस्ट्री में भी आप इक्वेशन लिखते हो तो उसमें चार्ज को बैलेंस करते हैं, एटम्स को भी बैलेंस करते हैं, उसी तरीके से, क्योंकि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, चार्ज को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तीसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है क्वांटाइजेशन। कौन सी प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, देखो क्वांटाइजेशन का मतलब है स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर होना। कोई भी चीज़ होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। जैसे इस
क्लासरूम के अंदर अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूँ तो वो क्वांटाइज्ड है, या तो 5 स्टूडेंट होंगे, 10 होंगे, 15 हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि या तो कंप्लीट 10 स्टूडेंट होंगे या 11 होंगे या 9 हो सकते हैं, 10.5 10.15 ऐसा कुछ नहीं होगा। फ्रैक्शन में वैल्यू होगी क्या कभी? कभी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड मिलेगा। अच्छा, मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे? तो कम से कम कितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है? चार्ज किस पे होता है? या तो इलेक्ट्रॉन पे होता है या प्रोटॉन पे। तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकते हैं? एक। भाई आधा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा क्या कहीं? कहीं नहीं जाएगा, 1/4 भी नहीं जाएगा। इसका मतलब चार्ज जाएगा तो वो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर तो जाएगा। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसके इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में होता है। एन का मतलब क्या है? इंटीजर वैल्यूज 0 1 2 3, ये कुछ वैल्यू हो सकती है, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती। तो चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होगा। इसको न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे फॉर्मूले को। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टार भी लगा देना इस प्रॉपर्टी पे, इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन पूछ लेते हैं बहुत बार एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम ये बताएंगे कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है और किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो हमेशा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में मिलेगा। प्लस माइनस का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इलेक्ट्रॉन आते हैं तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सी प्रॉपर्टी है? इनवेरियंस ऑफ। वेरियंस मतलब वेरी करना, चेंज होना, है ना। कोई भी चीज़ चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं कि वेरी कर रही है। इनवेरी का मतलब क्या हो गया? इनवेरियंस का मतलब चेंज नहीं होना। अगर कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती है तो उसको क्या बोलेंगे? इनवेरी। तो इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, मान लो कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है वो रेस्ट कंडीशन में, मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये रेस्ट कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। तो इस पे चार्ज की वैल्यू है क्यू। अब ये चार्ज क्या कर रहा है? दौड़ना स्टार्ट कर रहा है। ये चार्ज क्या करेगा? दौड़ना स्टार्ट कर दिया इसने। तो अगर चार्ज दौड़ना स्टार्ट करेगा तो इस पे चार्ज की वैल्यू पहले से कम होगी या ज़्यादा? उतना ही रहेगा, कहाँ चेंज होगा। पहले प्लस क्यू था, रेस्ट में रहेगा तो भी प्लस क्यू रहेगा, क्यू चार्ज रहेगा, और अगर दौड़ना स्टार्ट कर देगा तो भी क्यू चार्ज रहेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है या रेस्ट में है तो इन दोनों ही कंडीशंस में क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू अफेक्ट नहीं होगी। पेज नंबर 5 पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज so much that its mass increases by 9.1 nanogram, then how many electrons were given to the object and find the value and nature of the charge। आपको दो चीज़ें बतानी है कि कितने इलेक्ट्रॉन हमने उस ऑब्जेक्ट को दिए और दूसरी चीज़ उस पर चार्ज कितना होगा और उसकी नेचर क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हो आप, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो ऑब्जेक्ट को, जिसका मतलब उस पर कौन सी टाइप का चार्ज आएगा? नेगेटिव टाइप का चार्ज आएगा। ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट है और उसको कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए, हमने कुछ इलेक्ट्रॉन दिए उसको। तो ये कोई ऑब्जेक्ट मान लो हमने इसको n इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो इसका मास कितना हो गया? मास कितना बढ़ गया? मास इसका इंक्रीज हुआ। ये मैं इंक्रीज्ड मास लिख रहा हूँ, जो मास बढ़ा ना इसका, पहले था वो नहीं है ये, ना बाद का मास है, ये जितना बढ़ गया वो लिख रहा हूँ। इसका मास बढ़ा 9.1 नैनोग्राम। ठीक है। n इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुए जिसकी वजह से मास कितना बढ़ा? 9.1 नैनोग्राम। पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए और इस पर चार्ज कितना है। नेचर तो पता चली गया, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है। नेचर तो पता चली गया हमको, नेगेटिव। ठीक है। अब कितना चार्ज इसके ऊपर होगा वो पता लगाएंगे, तो उसके लिए हमको ये कैलकुलेट करना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आए होंगे। अब हमें एक इलेक्ट्रॉन का मास तो पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अगर इलेक्ट्रॉन के आने से इतना मास इंक्रीज हुआ है ना, तो इसका मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे। तो एक काम करो, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको कैलकुलेट करने के लिए जो मास इंक्रीज हुआ उसको मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो। मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट का मास है 10 किलोग्राम, और ऐसे कितने ऑब्जेक्ट मैं कहीं पे रखूँ ले जाके ताकि मास 100 किलोग्राम हो जाए। तो क्या करोगे? 100/10 करके निकाल लोगे, 10 ऑब्जेक्ट रखने पड़ेंगे ऐसे। तो वैसे इतना मास अगर इंक्रीज हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया। ये है 9.1। नैनो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁹ ये याद रखना है।
ये प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स मतलब पहले लगते हैं माइक्रो, नैनो, मिली, किलो, ये सब प्रीफिक्स हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज याद रखनी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, देखो 9.1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 10⁻22 बनेगा क्या, ये नैनोग्राम में था, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे तो 10⁻³ से भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये यहाँ पे पावर कितनी बनेगी 9 और 3 -12, ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हुआ 19 बनेगा क्या, हाँ 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। देखो ऐसे यूनिट्स में हम हमेशा कैलकुलेशन करते हैं, तो ये जैसे अभी मैंने गलती कर दी थी कि ग्राम में मैंने वैल्यू पुट कर दी थी, ग्राम में नहीं करनी है, किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, कहीं भी ऐसा हो ना तो उसको चेंज कर लेना। हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो चार्ज भी आ जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, क्वांटाइजेशन, Q इक्वल्स टू क्या होता है N इंटू ई, निकाल लो, N की वैल्यू 10⁻19, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कैंसिल होके आंसर आएगा 1.6 कूलाम। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम, ये लो, ठीक है, समझ में आया, नोट कर लो इसको। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के तरीके क्या हैं, कितने तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हो। पहला जो तरीका है वो है फ्रिक्शन। कौन सा तरीका है, फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि आप दो चीज़ों को आपस में रब करोगे, दो चीज़ों को आपस में रगड़ोगे। अब रगड़ने से क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे चले जाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पे नेगेटिव। जैसे एग्जांपल देखा था ना अपन ने भी, ग्लास को जब आप रब करते हो, किससे रब करना है, ग्लास को सिल्क से रब करना है। जब इनको आपस में रब करोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास से सिल्क पे चले जाते हैं, तो इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। तो चार्जिंग का ये जो मेथड है इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जितना चार्ज इसके ऊपर आएगा उतना ही चार्ज इसके ऊपर भी आएगा, लेकिन अपोजिट नेचर का। जैसे इस पर प्लस क्यों आएगा, यानी फ्रिक्शन में हमेशा क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज मिलेगा। क्या रीज़न है इसका, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उन्हीं की वजह से चार्ज होगा। 5 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे तो उस पर +5e और इस पर -5e चार्ज होगा, और तो कोई चार्ज आ ही नहीं रहा है अलग से, इसलिए ठीक है, याद रखना ये। दूसरी जो टेक्निक है किसी भी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकली चार्ज करने की वो है कंडक्शन। क्या नाम है इसका, कंडक्शन। अब कंडक्शन में क्या होता है कि हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लेके आते हैं। मान लो आपने एक मेटल स्फेयर है, इसको चार्ज कर रखा है, पहले से इसको चार्ज कर रखा है, तो इसके कांटेक्ट में एक अनचार्ज स्फेयर ले आओ, इसको कांटेक्ट में ले आओ, इसके पास में आके इसके टच करवा दो। इससे क्या होगा, कुछ चार्ज इससे इधर ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, पॉजिटिवली चार्ज है ये, इसमें कोई कमी नहीं है ना ज़्यादा है, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर निकल के आएंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जब एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में लेके आते हो तो उससे चार्ज ट्रांसफर होता है, इधर से इधर चार्ज ट्रांसफर होगा। तो ये जो मेथड है इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन। कंडक्ट हो रहा है, चार्ज चल के जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तीसरा जो मेथड है वो है इंडक्शन। क्या नाम है इसका, इंडक्शन वर्ड हम तब यूज करते हैं जब कोई भी इफेक्ट विदाउट कांटेक्ट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो रहा हो। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को जो कि चार्ज होगा उसको यूज करके एक दूसरे ऑब्जेक्ट है ना जो उसके पास में रखा हुआ है लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है उसको चार्ज कर देंगे। इसलिए इस मेथड का नाम क्या रखा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। कैसे करते हैं ये, तो इसमें दो टेक्निक होती है। पहली टेक्निक क्या है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इस तरीके से एक मेटल स्फेयर लेते हैं और इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख देते हैं। पहली स्टेप है ये, इसके अंदर एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे यानी प्लास्टिक के स्टैंड पे एक मेटल का स्फेयर रख दिया। अब इसके पास में क्या करेंगे, इसको चार्ज करना है तो इसके पास में कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे, एक चार्ज रोड को इसके पास में लेके गए। इससे क्या होगा, इस मेटल स्फेयर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स वो इससे अट्रैक्ट होंगे और इधर वाली सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। इधर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और इसके अपोजिट वाली सरफेस पे कौन सा चार्ज आएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज। 10 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले गए तो इधर तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज, इधर 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज। टोटल चार्ज कितना है इसका, 0।
कोई चार्ज नया नहीं आया, जितना ये जो चार्ज है इसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। जब चार्ज ऑब्जेक्ट किसी मेटल बॉडी के पास लाते हो तो इस तरीके से चार्ज उसमें इंड्यूस हो जाता है, ये इंड्यूस चार्ज है। अब अगली स्टेप में हमको क्या करना है कि ये जो मेटल स्फेयर है इसको ग्राउंडेड कर देना है। क्या करना है इसको? ग्राउंडेड। ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट है ये इसके पास में ही रहेगा, इधर नेगेटिव चार्ज रहेगा और इधर पॉजिटिव चार्ज। अब ग्राउंडेड करने से क्या होगा कि जिस चार्ज को अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है वो ग्राउंड में चला जाएगा। ये जो पॉजिटिवली चार्ज रोड है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखे हुए है, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रही है? रिपेल कर रही है, तो ये कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड में। जब भी आप किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से कनेक्ट करते हो तो उसका एक्सेस चार्ज हमेशा ग्राउंड में चला जाता है और वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हो जाता है। यहाँ पे ये एग्जैक्टली न्यूट्रल नहीं हो पाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्शन मिल रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इसको तो रिपेल कर रहे हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज रोड क्या चाह रही है कि ये दूर चला जाए यहाँ से, तो दूर कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड के अंदर। बात समझ में आई क्या? लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि जैसे हमने इसको ग्राउंडेड किया तो ग्राउंड से कुछ इलेक्ट्रॉन आते हैं और इस कमी को पूरा कर देते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर ट्रांसफर हुए, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन इधर गए तो 10 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी है ना? उस कमी को पूरा कौन करेगा? तो ग्राउंड से 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और उस कमी को पूरा कर देंगे। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ से, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन हो गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन इसको वैसे अपन देखते हैं कि भी पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया, ऐसे बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? हमेशा ट्रांसफर कौन होता है? ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ही होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकालना, पॉजिटिव चार्ज को निकालना बहुत मुश्किल है, उसकी कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर होता है। तो हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज आता है तो उसका रीजन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गई। अब ग्राउंडेड कर दिया और ये वाला पोर्शन न्यूट्रल हो चुका है। अब इस ग्राउंड कनेक्शन को हटा देते हैं अपन। चार्ज रोड को अभी भी पास में रखा है, मेटल स्फीयर को इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है, ग्राउंड कनेक्शन हटा लिया, तो कौन से टाइप का चार्ज बचा है इसके ऊपर? सिर्फ नेगेटिव। और जब आप इस चार्ज ऑब्जेक्ट को भी हटा लोगे इसको, तो इस पर कौन से टाइप का चार्ज बचेगा? सिर्फ और सिर्फ बताओ, नेगेटिव टाइप का। और जो इसकी पूरी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है, मेथड है, इसको हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाई इंडक्शन। हमने चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी भी स्टेप में इस मेटल स्फीयर के कांटेक्ट में नहीं रखा है, बस पास में रखा और ग्राउंडेड कर दिया, तो देखा कि इसके ऊपर चार्ज आ गया, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा? चार्जिंग बाई इंडक्शन। ये पहला मेथड था। अब दूसरा मेथड देखो, इसमें हम ग्राउंडेड भी नहीं करेंगे, बिना ग्राउंडेड किए ही हम ऑब्जेक्ट को चार्ज कर देंगे। दो मेटल स्फीयर लेंगे, दोनों को कॉन्टैक्ट में रखा है, इंसुलेटिंग स्टैंड में रखा हुआ है। अब इसके पास में एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे, तो इन दोनों मेटल स्फीयर को क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट में रखा हुआ, तो इन दोनों के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो निकल के कहाँ जाएंगे? इस चार्ज रोड की तरफ आ जाएंगे, इधर आ गए। और जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन जिन एटम से निकले उन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज इससे रिपेल होकर दूर वाले सिरे पे चला जाएगा। जैसे इसमें हुआ था बस वैसे ही इसमें होगा। कौन सा चार्ज बोलते हैं इसको? इंड्यूस्ड चार्ज। फिर क्या करना है? फिर ये वाला जो स्फीयर है इसको थोड़ा सा दूर कर देना, खिसका देना, पकड़ के इसको स्टैंड को दूर कर दिया। तो चार्ज रोड अभी भी पास में रखी हुई है, लेकिन जैसे इसको दूर खिसकाया दूसरे वाले स्फीयर को, तो हमने क्या देखा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अलग हो गया और इस पर नेगेटिव चार्ज अलग हो गया। अब इस चार्ज रोड को आप हटा लो, हटाओगे तो इस पहले स्फीयर पे कौन सा टाइप का चार्ज आएगा? नेगेटिव। पूरी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जो दूसरा स्फीयर है इसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव, सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर होगा, आ जाएगा। मतलब क्या इस चार्ज ऑब्जेक्ट को हमने किसी भी स्टेप में इन स्फीयर से कांटेक्ट में रखा है? चार्ज ऑब्जेक्ट को क्या किसी भी स्टेप में हमने इन स्फीयर को टच करवाया? नहीं। इसका मतलब सिर्फ पास में रखा, दूर से चार्ज हो गया वो, है ना? टेक्निक यूज़ करी, कॉन्सेप्ट ऐसा यूज़ किया कि ये चार्ज हो गया। तो इस मेथड को नाम क्या दिया हमने? चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो ये तीन बेसिक मेथड होते हैं। ये चार्जिंग बाई इंडक्शन वाला मेथड कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, क्लियर है एकदम? यहाँ तो कोई भी डाउट? ठीक है।